नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके राजेश चौधरी पर। और हम जीके की क्लास हमारे चल रही थी और जीके क्लास के साथ में हमने रीजनिंग के टॉपिक्स भी डाले थे। और आज जो है हम 9th क्लास के बच्चों के लिए जो जो 10th में हो चुके हैं और 10th क्लास के बच्चे जिनके अभी तक सामाजिक विज्ञान का एग्जाम नहीं लगा है उनके लिए हमारी क्लास रहेगी। 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान का चैप्टर रहेगा हमारा 5वां चैप्टर है लोकतंत्र। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाता है और एक लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाता है। यानी एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिलाकर यहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं? 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। तो यहाँ से लोकतंत्र को लेकर हमारे को है वो परिभाषा पूछी जा सकती है। लोकतंत्र से यहाँ से जो है वो हमारी बुक से 4 या 5 प्रकार के लोकतंत्र की परिभाषा पूछी जाती है। सबसे जो सर्वमान्य लोकतंत्र की परिभाषा है वो ये है, जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। ये जो परिभाषा है ये दी गई थी अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा। जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये किसने कहा था? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन के द्वारा। उसके अलावा जो परिभाषा है लोकतंत्र के अनेक अर्थ है और इसके साथ भावात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। ये जो परिभाषा दी गई थी वो दी थी किसने? ब्रन्स ने। पूछा जा सकता है ब्रन्स के द्वारा लोकतंत्र की दी गई परिभाषा है तो लोकतंत्र के अनेक अर्थ हैं और इसके साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है? इसके साथ में भावात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। ये किसने कहा था? ब्रन्स ने। और जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये किसने कहा था? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा। उसके अलावा जो परिभाषा देखनी है, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है। लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है। ये जो परिभाषा है वो दी गई थी डाइसी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? डाइसी के द्वारा दी गई थी। उसके अलावा जो परिभाषा पूछी जा सकती है लोकतंत्र, उसमें लोकतंत्र वह शासन है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग होता है। और ये जो परिभाषा है वो दी गई थी सीले के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो परिभाषा है वो दी गई थी सीले के द्वारा। ये 4 परिभाषाएं मुख्य रूप से यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रन्स के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा होगी तो लोकतंत्र के अनेक अर्थ है और इसके साथ में भावात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। ये किसने कहा था? ब्रन्स ने। सर्वमान्य जो परिभाषा अगर सीधी पूछी जाती है लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए तो आपको ये लिखनी है, जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये परिभाषा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति किसके द्वारा दी गई? अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई। उसके अलावा जो डाइसी के द्वारा दी गई परिभाषा को लिखिए तो लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है। ये किसने कहा था? डाइसी ने कहा था। और उसके अलावा जो है सिले की पूछे तो लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में क्या होता है? भाग होता है। ये किसने कहा था? सीले ने कहा था। ये मुख्य रूप से आपको 4 परिभाषाएं याद रखनी है। किसकी? अब्राहम लिंकन की, डाइसी की, सीले की और ब्रन्स की। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, ये एक बार देख लो। आगे देखते हैं फिर। ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई थी? सीले के द्वारा।
लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में क्या होता है, भाग होता है। ये किसने कहा था, सीले ने कहा था। आगे अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्र है वो अंग्रेजी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ लिखिए, डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ लिखिए। तो ये जो प्रश्न है डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ लिखिए, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी शब्द है, लोकतंत्र है वो अंग्रेजी भाषा की, सॉरी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये लोकतंत्र, जो लोकतंत्र ये अंग्रेजी भाषा है, ये डेमोक्रेसी है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है? ये जो प्रश्न है ये हमारे 4 नंबर का बनेगा। अगर बनेगा तो कितने नंबर का बनेगा? मुख्य रूप से 4 नंबर का बनेगा। डेमोस और क्रेटिया, दो शब्दों से, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस जो शब्द है उसका जो अर्थ होता है, मूल अर्थ, मूल अर्थ जो होता है वो होता है भीड़। मूल अर्थ क्या होता है? भीड़। मूल अर्थ भीड़ होता है और वर्तमान में इसका अर्थ लिया जाता है जनता। और क्रेटिया जो अर्थ होता है, क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। अर्थात हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है वो किसकी शक्ति होता है? जनता की शक्ति। यह आपको मुख्य रूप से परिभाषा याद रखनी है कि डेमोक्रेसी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मूल अर्थ क्या होता है? भीड़। और वर्तमान में क्या लेता है? जनता। और क्रेटिया का अर्थ क्या होता है? शक्ति। अर्थात डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ क्या होता है? जनता की शक्ति। ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा तो। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं लोकतंत्र के विभिन्न रूप, लोकतंत्र के विभिन्न रूप, यहां से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो मुख्य रूप से कितने नंबर के बनेंगे? 4 नंबर के। ये अकेला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा जैसे लोकतंत्र की परिभाषा लिखते हुए राजनीतिक लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, या सामाजिक लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए, या फिर सामाजिक लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, या फिर लोकतंत्र की परिभाषा लिखते हुए आर्थिक लोकतंत्र का वर्णन कीजिए। अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र के विभिन्न रूप, यहां से जो है वो 4 नंबर का मुख्य रूप से जो है वो प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लेते हैं राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र सबसे पहला कौन सा है? राजनीतिक लोकतंत्र। आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है और इसके 2 रूप हैं। कितने रूप हैं? इसके 2 रूप हैं। कौन कौन से? राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, ये जो है वो प्रभुत्व, शक्ति जनता में मानती है। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है कि प्रभुत्व शक्ति है वो किस में मानती है? जनता में मानती है। और जो दूसरा है वो है शासन के एक रूप में लोकतंत्र। और इसका जो अर्थ है वो इसके शासन के रूप में, शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र है, इसके 2 रूप हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है
उस सॉरी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है इसके दो रूप हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न पूछ जा सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र किसे कहते हैं, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र किसे कहते हैं। ये जो चार प्रश्न वो एक एक नंबर के पूछ जा सकते हैं, इनको हम थोड़ा आगे देखेंगे। लोकतंत्र के प्रकार जो आएंगे ना उसके अंदर पर देखेंगे। तो ये था अपना लोकतंत्र के पहला विभिन्न रूप के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र। आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है और इसके दो रूप है, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, ये प्रभुत्व शक्तियों किसमें मानती है, जनता मानती है, और शासन के एक रूप में लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। और इसके दो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो रूप है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय और अध्यक्षात्मक, ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संसदीय और अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है इनके बारे में हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे आगे। उसके बाद में अगर हम देखते हैं सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र सामाजिक समानता पर बल देता है। सामाजिक जो लोकतंत्र होता है वो किस पे बल देता है, सामाजिक समानता पे बल देता है। इस लोकतंत्र के तहत समाज में भाषा, लिंग, जाति, नस्ल आदि के आधार पर जो मौजूदा विशेषाधिकार हैं उनको समाप्ति पर बल। यानी कि समाज में जो भेदभाव किए जा रहे जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे, जो ये चले आ रहे विशेषाधिकार है, प्राचीन काल से ही चले आ रहे जो विशेषाधिकार हैं, इनको किस पे, इनको समाप्त करने पर बल दिया जाता है। किस लोकतंत्र के अंदर, सामाजिक लोकतंत्र के अंदर। ये सामाजिक समाज के अंदर सभी को समानता के किस पे बल देने को कहा जाता है, समानता बल देने को कहा जाता है। और समाज में जो भाषा, लिंग, जाति, नस्ल आदि के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं, जो विशेषाधिकार चले आ रहे हैं, उनको समाप्त करने या उनके अंत करने पर क्या दिया जाता है, उनको समाप्त करने या उनको अंत करने पर क्या दिया जाता है, तो बल दिया जाता है। उसके अलावा समाज में, समाज के अंदर जो व्यक्तियों को, दो नंबर देखें, समाज में सभी के लिए सामाजिक समानता के अवसर प्रदान करता है। कि समाज में चाहे निम्न वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, सभी के लिए समानता के अवसर क्या करता है, प्रदान करता है। यानी सभी के साथ में समानता का व्यवहार करने को प्रोत्साहित करता है। कौन सा लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, जो किस पे बल देता है, सामाजिक समानता पर बल देता है। यह सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान करता है। सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक अवसर प्रदान करता है। देखो यहां से जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि लोकतंत्र की परिभाषा लिखते हुए सामाजिक लोकतंत्र का वर्णन कीजिए, लोकतंत्र की परिभाषा लिखते हुए राजनीतिक लोकतंत्र की परिभाषा कीजिए। राजनीतिक लोकतंत्र मैंने पढ़ा था कि इसको वर्तमान समय में उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसके दो रूप में पढ़े थे, राज्य के एक रूप में, प्रकार के रूप में लोकतंत्र और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र में हमने देखा था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष के दो भाग हमने देखे थे, संसदीय और अध्यक्षात्मक। उन चारों परिभाषा हम आगे देखेंगे। उसके अलावा दूसरा जो था सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र वो सामाजिक समानता के पर बल देता है। समाज के अंदर जो भाषा, लिंग या जाति के आधार पर जो भेदभाव किए जा रहे हैं उनको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए और सभी को समाज के अंदर आगे बढ़ने के समान प्रगति के अवसर प्रदान किए जाए। ये कौन सा लोकतंत्र कहता है, सामाजिक लोकतंत्र कहता है। उसके बाद में अगर हम आगे देखते हैं 3 नंबर, हम बात करते हैं तो आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक
लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में, अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। आर्थिक लोकतंत्र है, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। व्यक्तिवादी, आर्थिक लोकतंत्र, मार्क्सवादी व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र, और मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र, और तीसरा है उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र। उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र। तो अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। इसके 3 रूप हैं, व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र, मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र और उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर अगर हम देखें तो है नैतिक लोकतंत्र। ये मोस्ट है नैतिक लोकतंत्र। नैतिक जो लोकतंत्र है ये आध्यात्मिक दर्शन के रूप में इसे विद्वानों द्वारा आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि अधिकांश विद्वान हैं इसे किसके रूप में स्वीकार करते हैं, तो इसे आध्यात्मिक जीवन के दर्शन के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। अगर हम आगे देखें तो इसमें जो है मानव मूल्यों को ही समाज, इसमें क्या होता है, मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का आधार माना जाता है। यानी कि नैतिक लोकतंत्र में जो मानव मूल्य हैं, मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का क्या माना जाता है, मुख्य रूप से समाज व शासन का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। अगर हम नैतिक लोकतंत्र की विशेषताएं देखें, यानी मानव मूल्यों को समाज व शासन का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। अगर इसकी हम विशेषता देखिए, मानव नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों पर बल, मानव नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों पर बल। ये जो लोकतंत्र है, नैतिक जो लोकतंत्र है, वो समानता व भाईचारे पर बल देता है। नैतिक लोकतंत्र की परिभाषा देखें तो इसे विद्वानों द्वारा आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है। मानव मूल्यों को समाज और शासन का क्या माना है, आधार माना है नैतिक लोकतंत्र में। और इसकी अगर विशेषता देखें तो मानव वही है, मानव नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों पर बल वापिस, और समानता व भाईचारे पर जो नैतिक लोकतंत्र है वो क्या देता है, बल देता है। ये भी कितने नंबर का हमारे प्रश्न बनता है, 4 नंबर का प्रश्न बनता है। अब अगर हम आगे देखें अब है लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार मुख्य रूप से लोकतांत्रिक शासन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बहुत मस्त 1 नंबर का, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से, जनता स्वयं
प्रत्यक्ष रूप से शासन शक्तियों का प्रयोग करती है, यानी कि फैसले लेती है, अधिकारियों की क्या करती है, नियुक्ति करती है, कानून बनाने का भी क्या करती है, कार्य करती है। अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखा जाए तो जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन शक्तियों का क्या करती है, सारा जो कार्य है शासन शक्तियों को, देश को चलाने का शासन शक्तियों का जो प्रयोग है सारा का सारा है वो किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा। कौन से लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन शक्तियों का क्या करती है, प्रयोग करती है, कोई भी है वो फैसले लेती है, अधिकारियों की नियुक्ति करती है, कानून बनाने से संबंधित कार्य वो भी कौन करती है, जनता करती है। अगर हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखा जाए तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन का कार्य किया जाता है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। यानी जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो प्रतिनिधि आगे चलकर किसका काम करते हैं, शासन संचालन का काम करते हैं। ये कौन से लोकतंत्र में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो याद रखना भारत के अंदर कौन सा लोकतंत्र है, भारत के अंदर कौन सा लोकतंत्र है, भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्योंकि भारत की जो जनता है वो किसको चुनती है, प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि आगे चलकर किसका संचालन करते हैं, शासन का संचालन करते हैं। तो ये दो थे हमारे, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र शासन के प्रकार, ये भी 4 नंबर का पूछा सकता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है इसके 2 रूप है। कौन कौन से हैं, एक तो है संसदीय लोकतंत्र, एक तो है संसदीय लोकतंत्र, और एक है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। इन दोनों की परिभाषा जो है इसके बाद में हम देखेंगे। तो प्रत्यक्ष, जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन शक्ति का, जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन शक्ति का क्या करती है, प्रयोग करती है, फैसले लेती है, अधिकारियों की नियुक्ति करती है, कानून बनाने का काम करती है। और अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन के संचालन का कार्य किया जाता है। और इसके 2 रूप है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ठीक है, संसदीय जो लोकतंत्र है ये अपना भारत के अंदर संसदीय लोकतंत्र, और अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है वो कहां पे है, अमेरिका के अंदर है। ये देख, अब हम देखेंगे संसदीय लोकतंत्र किसे कहते हैं और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र किसे कहते हैं। हम पढ़ रहे थे अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन संचालन का कार्य किया जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के हमने देखे थे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। एक तो होता है संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, और एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो कार्यपालिका के अध्यक्ष, यानी कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। वह कौन सा लोकतंत्र होता है, संसदीय लोकतंत्र। यानी कार्यपालिका के अध्यक्ष की शक्तियों का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। वहां पे कौन सा लोकतंत्र होता है, संसदीय लोकतंत्र होता है। कार्यपालिका के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति हो गया, तो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री और किसके द्वारा किया जा रहा है, मंत्रिपरिषद द्वारा किया जा रहा है। हालांकि कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति की शक्ति है, कार्यपालिका के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कौन करता है, मंत्रिपरिषद। जिस जगह पे कार्यपालिका के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया
किया जाता है वहां पे कौन सा लोकतंत्र होता है, संसदीय लोकतंत्र होता है, जैसे कहां पे अपने भारत के अंदर। इसका विपरीत हो जाएगा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा कार्यपालिका के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग स्वयं कार्यपालिका के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग स्वयं कार्यपालिका के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, वहां पे कौन सा लोकतंत्र हो गया, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। और ये जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है वो कौन से देश के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है और भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र देखा जाए तो कौन से देश में, अमेरिका में, जहां पे संसदीय लोकतंत्र में तो क्या हो गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग कौन करे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो वहां पे संसदीय लोकतंत्र उसके विपरीत हो जाएगा, कार्यपालिका के अध्यक्ष की जो शक्तियां है वो अध्यक्ष स्वयं उन शक्तियों का प्रयोग करता है, वहां पे कौन सा हो जाएगा, अध्यक्षात्मक। तो राष्ट्रपति ही अमेरिका के अंदर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, वहां पे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हो गया। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग, प्रधानमंत्री ने कार्यपालिका के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद। इसलिए हमारे यहाँ पे कौन सा लोकतंत्र हो गया, संसदीय लोकतंत्र। तो ये था हमारा प्रत्यक्ष, तो हमने देख लिया जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जो शक्तियों का प्रयोग जनता स्वयं करते हैं, फैसले लेने का काम, कानून बनाने का काम, अधिकारियों की नियुक्ति करने का काम। फिर हमने देखा था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 रूप हमने देखे थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसके 2 रूप हमने देखे थे, संसदीय और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसके अंदर जो जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। जिससे अपने देश के अंदर जनता है वो लोकतंत्र के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनती है, मतदान के माध्यम से वो प्रतिनिधि आगे चलकर देश को चलाने का काम करते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 रूप, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र है वो कार्यपालिका के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, वहां पे संसदीय लोकतंत्र। और कार्यपालिका के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग स्वयं कार्यपालिका अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है, वहां पे कौन सा लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को हमने कहाँ का देखा था, अमेरिका का। और जो संसदीय लोकतंत्र है वो कहाँ का है, भारत का लोकतंत्र। अब आगे देखते हैं, ये भी 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है यहाँ से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें। पहला हमने देखा था लोकतंत्र की परिभाषाओं को लेकर 4 परिभाषाएं मैंने आपको वहां पे बताई थी। 4 परिभाषाओं में से आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है वो हमने फिर देखा था लोकतंत्र के प्रकार जो है, लोकतंत्र के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, संसदीय, अध्यक्षात्मक। फिर हमने राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, उनमें से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं, या संसदीय और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न हमारे से पूछा जा सकता है। अब है लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं। प्रश्न है ये भी 4 नंबर का है, लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं। ये जो प्रश्न है ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, यानी मैं आपको पॉइंट लिख रहा हूं, डेफिनेशन में बोल के करूंगा उनकी, आपको दिमाग में लेना है। ये प्रश्न 4 नंबर का पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, एक 1 का पूछेगा, एक 4 का पूछेगा, ठीक है, क्योंकि 5 अंक है ये। तो लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं, यानी इन्होंने प्रश्न में ये पूछा है कि आपके देश में जैसे लोकतंत्र है तो उसकी विशेषता कौन कौन सी है। जैसे किसी चीज की विशेषता पूछी जाती है ना कि भाई मतलब इस गाड़ी की विशेषता क्या है, या मतलब इस टीवी की विशेषता क्या है, या इस स्कूल की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस प्रकार से जो विशेषता पूछी जाती है तो आपको पूछा जाता है जिस देश में लोकतांत्रिक शासन है, जहां पे लोकतंत्र है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जनता का शासन, जनता का शासन, जनता द्वारा निर्मित, जनता का शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन, विकासशील शासन, और उसके बाद में है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। देखो 4 नंबर का प्रश्न है, 4 पॉइंट मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं, बाकी आपको जोड़ के ही करना है, पॉइंट आपको याद रखने हैं। लोकतांत्रिक शासन की आपको विशेषता पूछे, प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। जनता का शासन, यानी जिस देश में लोकतंत्र होता है वहां पे मुख्य रूप से जो शासन होता है वो किसका होता है, जनता का होता है। 2 लाइनें यहां से भर जाएगी, इसके अंदर 2 लाइनें, यही 4 नंबर का आएगा तो 8-10 लाइनें भरनी है। जनता द्वारा निर्मित शासन, यानी यहां पे जो शासन को निर्मित करने का काम है
वो कौन करती है? जनता करती है, क्योंकि जनता वो किसको चुनती है? प्रतिनिधियों को चुनती है। तो निर्मित करने का मुख्य रूप से लोकतंत्र के अंदर जो काम है वो कौन करे? जनता कर रही है। तो यानी ये लोकतंत्रीय शासन की एक प्रकार से क्या होगी? विशेषता होगी। उसके बाद में देखा जाए तो विकासशील शासन, एक तो होता है विकसित, देखो एक तो होता है विकसित जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ये एक होता है अविकसित जो बहुत ज्यादा पिछड़ा होता है, एक होता है विकासशील। विकासशील का अर्थ होता है जिसका विकास चल रहा है, जिसका विकास क्या हो रहा है? जिसका विकास क्या हो रहा है? जिसका विकास चल रहा है। तो जिस देश में लोकतंत्र होता है वहां पे क्रांतियां वगैरह कम होगी, शासन अच्छा होगा, तो विकास क्या होगा? चलता रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? विकासशील शासन। तो एक प्रकार से लोकतांत्रिक शासन की क्या होगी? एक प्रकार से ये होगी, एक प्रकार से विशेषता। फिर जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, यानी लोकतंत्र की जनता प्रतिनिधियों को चुनेगी। जनता अगर प्रतिनिधियों को चुनेगी तो ये जो प्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे? जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। तो लोकतांत्रिक शासन में जनता के प्रति कौन सा शासन? उत्तरदायी शासन है। ये लोकतंत्र की एक प्रकार से क्या होगी? विशेषता हो गई। इसमें आपको दो 3 लाइनें जोड़ के करनी होगी। आपका पूरा है वो 4 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा? 4 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न है लोकतंत्र शासन की विशेषताएं। अब हम देखेंगे लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र में अच्छे काम कौन कौन से हैं, लोकतंत्र के में बुरे काम कौन कौन से, लोकतंत्र के दोष और लोकतंत्र को कैसे सुधारा जा सकता है, लोकतंत्र में कौन कौन सी हमारे समस्याएं आ रही है। 4-5 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अपन लोकतंत्र के गुण। अब जो प्रश्न आएगा ये भी हमारे प्रश्न जो है वो 4 नंबर का है, लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण, सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि लोकतंत्र के गुण यानी आपके देश में लोकतंत्र है, इसके अच्छे काम कौन कौन से, लोकतंत्र के गुण कौन कौन से है, यानी इसके अच्छे काम कौन कौन से है। तो लोकतंत्र के गुणों की अगर हम बात करते हैं तो 5-4 पॉइंट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले है सार्वजनिक हित में वृद्धि, सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्य कुशल शासन, ये एक प्रकार से लोकतंत्र क्या होगी? विशेषता होगी। सार्वजनिक शिक्षा का साधन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। उसके बाद में है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। उसके बाद में है संविधानवाद में आस्था, संविधानवाद में आस्था। और उसके बाद में है क्रांति से सुरक्षा। एक हम जोड़ लेंगे कला और साहित्य में प्रगति। ये जो प्रश्न है ये भी 4 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसको कैसे करना है आपको सबसे पहले प्रश्न को समझना है। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है लोकतंत्र के गुण, कि लोकतंत्र जिस देश में उसके अच्छे काम कौन कौन से, लोकतंत्र के गुण। सार्वजनिक हित में वृद्धि, लोकतंत्र है किसी एक वर्ग विशेष पर ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि लोकतंत्र में हमें समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो सार्वजनिक हित में यानी लोकतंत्र के अंदर जो सरकार है वो सभी के हित में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। तो एक प्रकार से लोकतंत्र का ये क्या हो गया? गुण। लोकतंत्र ये जो कार्य कुशल क्या होता है? शासन, अच्छा शासन होता है। सार्वजनिक शिक्षा का साधन, यानी अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो सभी के साथ में सभी को क्या दी जाती है? जैसे हमारे भारत के अंदर है वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फ्री में शिक्षा दी जाती है। यानी सार्वजनिक शिक्षा यानी सभी को समान रूप से क्या प्रदान की जाती है? सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। सभी को समान रूप से क्या दी जाती है? सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन, हमारे मौलिक अधिकार दिए गए, हमारे को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि जो लोकतंत्र है वो किस पर आधारित है? समानता पर आधारित है और स्वतंत्रता पर आधारित क्या है? शासन है। सभी को समानता का अधिकार है, सभी को क्या? स्वतंत्रता का अधिकार है।
ठीक है। संविधानवाद में आस्था, हमारे देश में लोकतंत्र है, यहाँ पे हमारा संविधान है 2 वर्ष 11 माह 8 दिन के अंदर बना था, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। वो जो संविधान है उसमें सभी संविधान में क्या करते हैं, आस्था करते हैं। तो ये किसमें हो रहा है, लोकतंत्र में हो रहा है, तभी आस्था करते हैं, राष्ट्रतंत्र में थोड़ा होता है ऐसा। क्रांति से सुरक्षा लोकतंत्र के अंदर है, वो हमें क्रांतियों से क्या मिलती है, राष्ट्रतंत्र होता तो युद्ध होते, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें क्रांतियों से क्या मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है। और कला और साहित्य की है, लोकतंत्र के अंदर सभी के अंदर क्या होती है, प्रगति होती है। तो ये था हमारा 4 नंबर का प्रश्न, लोकतंत्र के गुण। अब हम देखेंगे लोकतंत्र के दोष, कि लोकतंत्र में अच्छे बुरे काम कौन कौन से, लोकतंत्र के दोष कौन कौन से हैं, ठीक है। उम्मीद है शायद आपके समझ में आ रहा होगा पाठ। लिखने में कहीं 1-2 जगह गलती हो सकती है, बाकी मैंने पूरी तरीके से सही समझाया है। लोकतंत्र के दोष, ये भी 4 नंबर का प्रश्न आएगा, बोर्ड एग्जाम आएगा, तो लोकतंत्र के दोष लिखिए। लोकतंत्र के दोष, पहला है समानता व स्वतंत्रता भ्रमपूर्ण, समानता व स्वतंत्रता भ्रमपूर्ण, ठीक है। अयोग्यता का शासन, अयोग्यता का शासन, पहला है समानता व स्वतंत्रता भ्रमपूर्ण, अयोग्यता का शासन, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, भ्रष्टाचार को, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, उदासीन मतदाता, और लास्ट रहेगा बहुमत की तानाशाही, बहुमत की तानाशाही। ये 4 नंबर का प्रश्न है भाई। लोकतंत्र के गुण हमने देखे थे। अब है लोकतंत्र के दोष, तो जो हमें समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, हमें अभी भी समानता, अभी भी अपने देश के अंदर लोगों के साथ में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है, अभी भी लोगों को पूर्ण रूप से क्या नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। यानी लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया जाता है वो भ्रम में डालने के लिए, यानी भ्रमपूर्ण है। अयोग्यता का शासन, कहने का मतलब है लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में जो अयोग्य व्यक्ति है वो शासन करता है, योग्य व्यक्ति है वो बहुमत कम होने के कारण से शासन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे कौन सा शासन, लोकतंत्र में किस प्रकार का शासन कह सकते हैं, अयोग्यता का शासन। राजनीतिक दल है उनका क्या रहता है, दुष्प्रभाव रहता है, ये एक प्रकार से क्या हो गया, दोष हो गया। भ्रष्टाचार को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, यानी कि वोट खरीदना है, और सरपंचों के चुनाव से लेकर बड़े बड़े जो चुनाव होते हैं उनके अंदर वोटों को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। तो किसको बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो एक प्रकार से ये लोकतंत्र में हो रहा है, तो लोकतंत्र का क्या हो गया, दोष हो गया। उदासीन मतदाता, उदासीन मतदाता का अर्थ होता है कि जैसे जो मतदाता होता है, वोट देने वाला था, वो मतदान करता है, मतदान करने के बाद में उसके साथ में क्या होता है कि उसके जो व्यक्ति होता है, प्रतिनिधि होता है, वो सही ढंग से कार्य नहीं करवा पाता है, तो मतदाता होता है वो क्या होता है, उदासीन रहता है। और बहुमत की तानाशाही, यानी कि एक व्यक्ति योग्य व्यक्ति है, एक व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति है, अयोग्य व्यक्ति के पास में मतदान क्या है, बहुमत क्या है, बहुमत क्या है, अधिक है, तो वो व्यक्ति शासन करेगा, और जो व्यक्ति योग्य है उसके पास में बहुमत क्या है, कम है, वो शासन नहीं कर पाएगा। तो यानी यहाँ पे तानाशाही कौन करेगा, जिसके पास में बहुमत अधिक है, और ये किस में हो रहा है, लोकतंत्र के अंदर हो रहा है। तो ये लोकतंत्र के क्या थे, 6 क्या थे, दोष। ये कितने नंबर का आएगा, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो लोकतंत्र के दोष लिखे कितने नंबर का आएगा, तो 4 नंबर का आएगा। आगे अगर हम देखते हैं, ये प्रश्न भी मोस्ट है भाई बहुत। अब लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, ये प्रश्न मोस्ट है, ये पूछा सकता है वर्तमान के संदर्भ को देखते हुए, ये भी मोस्ट है। और कितने नंबर का आएगा तो 4 नंबर का, कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है, यानी हम हमारे लोकतंत्र को और अधिक सफल कैसे बना सकते हैं, ऐसे कौन से कार्य हम करें कि लोकतंत्र और अधिक क्या बन सके, सफल बन सके। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, वो पूछा जा सकता है। तो देखा जाए, आर्थिक समानता की स्थापना की जाए, पॉइंट्स आपको याद रखते हैं। आर्थिक समानता की, आर्थिक समानता की क्या की जाए, तो आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। उसके बाद में सामाजिक न्याय की स्थापना, सामाजिक
न्याय की स्थापना, आर्थिक समानता की स्थापना, सामाजिक न्याय की स्थापना, योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, और उसके बाद में है नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक स्वतंत्रताएं, उसके बाद में जो है शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तिशाली व स्वतंत्र, शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका, और समाज में शांति व व्यवस्था, समाज में शांति व व्यवस्था, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, यानी कि लोकतंत्र को और ऐसा कौन से कार्य किए जाए, ऐसे कौन से कार्य हो जिससे लोकतंत्र है वो क्या और अधिक क्या हो सके, सफल हो सके। तो देखा जाए, पहला है आर्थिक समानता की स्थापना, यानी कि जो ये गरीबी और अमेरिका का जो अंतर है उसको क्या किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, और सभी को क्या किया जाए, आर्थिक दृष्टि से सभी के साथ में समानता की स्थापना की जाए, सभी को समान समझा जाए। इस कारण से आपका लोकतंत्र है वो क्या होगा, सफल होगा। दूसरा, सामाजिक न्याय की स्थापना, समाज के अंदर है वो भेदभाव को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, सामाजिक न्याय की स्थापना किया जाए, ताकि आपके लोकतंत्र क्या होगा, आपका लोकतंत्र सफल होगा। योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, जो कर्मचारी है जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं वो जो है वो योग्य होने चाहिए, अयोग्य कर्मचारियों को नहीं लेना चाहिए, कर्मचारी योग्य होना चाहिए, और किसी का पक्ष लेने वाले नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। इस कारण से आपका लोकतंत्र क्या होगा, आपका लोकतंत्र सफल होगा। उसके बाद में है नागरिक स्वतंत्रता, लोगों को जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा रहा है वो पूर्ण रूप से सही तरीके से दिया जाए, नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाए पूर्ण रूप से। शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायपालिका जो है भारत की जो न्यायपालिका है या जहां पे लोकतंत्र होता है वहां की जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका शक्तिशाली होनी चाहिए, किसी के पक्ष में फैसला नहीं, किसी के पक्ष विपक्ष को देखते हुए नहीं, जो व्यक्ति सही है उसको सही, जो व्यक्ति गलत उसके लिए गलत ही निर्णय दिया जाए। यानी शक्तिशाली होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी का उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, वो शक्तिशाली होनी चाहिए। इस प्रकार की जहां न्यायपालिका होगी, जिस देश में लोकतंत्र वहां पे, तो लोकतंत्र अपने आप क्या होगा, सफल होगा। और उसके बाद में समाज में क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उस देश का लोकतंत्र अच्छा होगा। और जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। इस प्रकार के जो कार्य होंगे वहां का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र क्या होगा, एक प्रकार से सफल लोकतंत्र होगा। ये हमारा था 4 नंबर का प्रश्न। 1-2 प्रश्न और बचे, उसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और देखते हैं उसके बाद में लोकतंत्र के संचालन में आने वाली 3 प्रमुख बाधाएं। लोकतंत्र के संचालन के मार्ग में आने वाली 3 प्रमुख बाधाएं, ये भी पूछा जाएगा, तो 4 नंबर का पूछा जाएगा। जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार। 4 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र के संचालन में, हमारे देश के लोकतंत्र जो है उसके संचालन में कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं आ रही है। जातिवाद, लोकतंत्र में वर्तमान समय में भी ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि जाति विशेष को लेकर लोग क्या देते हैं, वोट देते हैं। जो योग्य व्यक्ति उसको वोट नहीं दे पाते हैं, अयोग्य हो लेकिन अपनी जाति का हो, जातिवाद हो ज्यादा होने के कारण से लोकतंत्र है वो उसके संचालन में, उसके चलाने में हमारे को उसके मार्ग में मुख्य रूप से क्या आ रही है, बाधा आ रही है। सांप्रदायिकता, धर्म को लेकर धार्मिक युद्ध हो रहे हैं, धार्मिक दंगे हो रहे हैं, ठीक है, धर्म को लेकर भाई ये इस धर्म का है तो इसको हम वोट देंगे, अपने धर्म का इसको वोट देंगे। इस प्रकार से जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता के कारण भी है हमारे लोकतंत्र के संचालन में एक प्रकार से क्या आ रही है, बाधा आ रही है। और भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के कारण से भी लोकतंत्र में क्या आ रही है, अनेक प्रकार से जो कर्मचारी तंत्र है, यहाँ के लोग है वो भ्रष्टाचार में विलुप्त हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार के कारण भी है वो लोकतंत्र है उसके अंदर एक प्रकार से क्या आ रही है, मार्ग के अंदर क्या आ रही है, बाधा आ रही है। तो लोकतंत्र के संचालन के मार्ग की 3 प्रमुख बाधाएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार। ये था हमारा टॉपिक 5वां चैप्टर 10th क्लास के बुक से। और 5 नंबर का एक नंबर का प्रश्न पूछेंगे इसके अंदर, और एक पूछेंगे 4 नंबर का।
ठीक है। 1 नंबर का देखा जाए लोकतंत्र परिभाषा से संबंधित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संशय विधेयक इनमें से पूछा सकता है। और 4 नंबर की देखे जाए लोकतंत्र के हमने प्रकार देखे थे, विभिन्न रूप देखे थे, इनमें से पूछा सकता है। अगर आपको ये जो चैप्टर है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और 10th के 9th के जितने बच्चे हैं उनके पास में 9th के जो 10th के आए और 10th के जिनके अभी तक एग्जाम नहीं लगे हैं उनको ये शेयर करें। धन्यवाद।